लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और मुख्य निर्वाचन अधिकारी की ओर से आज हरियाणा की तमाम पार्टियों की मीटिंग बुलाई गई थी। तमाम गाइडलाइंस जो है वो जारी की गई थी। इस वक्त हमारे साथ मुख्य चुनाव अधिकारी अनुराग अग्रवाल जी मौजूद हैं। सर, आज आपकी ओर से तमाम पार्टियों की मीटिंग बुलाई गई थी क्योंकि लोकसभा की चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। छठे चरण में हरियाणा में चुनाव होगा और 4 जून को जो है गिनती होगी। तो किस तरीके से देखते हैं और क्या तैयारियां जो है वो की गई है? तो जो मीटिंग हमने आज बुलाई थी वो एक रेगुलर प्रोसेस है और अब चुनाव की घोषणा हो गई, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट रह गया, तो इनकी राजनीतिक दलों की कोई एप्रीहेंशन है, कोई समस्या है, तो उनके बारे में बहुत विस्तार से चर्चा की और मुझे इस बात की खुशी है कि उन्होंने बहुत अच्छी तैयारी से पार्टिसिपेट किया। कितने बैनर लग सकते हैं, कितने झंडे लग सकते हैं, वॉल पेंटिंग हो सकती है या नहीं हो सकती है, सब हमने उनके साथ शेयर किया, उनके सवालों का जवाब दिया और एक ही पेज पर, मतलब एक ही फ्लोर पे अब राजनीतिक दल और चुनाव का कार्यालय एक ही फ्लोर पे है, ताकि कोई भी उनको समस्या हो, कोई बात हो, उसका तुरंत समाधान उनको मिले। कौन कौन सी पार्टी के जो लीडर्स थे या फिर जो भी कौन कौन सी पार्टी जिसमें पार्टिसिपेट की आपकी जो मीटिंग थी और क्या गाइडलाइंस आपकी ओर से जारी की गई? इसके साथ साथ मैं ये भी पूछना चाहूंगा कि हरियाणा के अंदर कितने वोटर्स हैं, 18 प्लस या 20 प्लस, उसकी तमाम जानकारी जो है आप हमारे दर्शकों को बता पाए। तो आज तो बीजेपी, कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी, आम आदमी पार्टी, सभी पॉलिटिकल पार्टीज के प्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद थे। और बाकी जो इलेक्टोरल रोल के बारे में आपने पूछा, तो 16 मार्च तक हमारी जो मतदाता सूची है उसमें 1,99,00,000 वोटर्स हैं और जो ऑब्वियसली 18 प्लस के हैं, और यंग वोटर्स भी जो 18 से 19 आयु वर्ग के हैं वो 3,36,000 हैं और 20 से 29 वर्ष की आयु वर्ग के 40 लाख तकरीबन वोटर्स हैं हरियाणा में। तो युवा वर्ग का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है और आपके माध्यम से मैं सभी वोटरों से अपील करना चाहता हूँ कि वही बढ़ चढ़कर चुनाव में भागीदारी करें, चुनाव में वोट भी करें और चुनाव में जो नियम के अनुसार प्रक्रिया है, जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, उसका कोई वायलेशन ना हो, ये सुनिश्चित करना जहां अधिकारियों की जिम्मेदारी है, वहीं दूसरी ओर आम नागरिक की भी जिम्मेदारी। सर, ऐसे में जो है अब कोई वोट बनवाना चाहे और लोकसभा चुनाव के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहे तो उसके लिए वोट फिलहाल बन पाएगा या फिर किस तरीके से? नहीं, वोट बनवाने की पूरी अपॉर्चुनिटी है। फॉर्म 6 भरना होता है और फॉर्म 6 आप ऑनलाइन भी सबमिट कर सकते हैं और अपने एरिया के बीएलओ को भी दे सकते हैं। वोट बनवाने के लिए आपने अप्रैल के 25 या 26 अप्रैल तक जितनी एप्लीकेशन हमारे पास आएंगी उनके ऊपर हम निर्णय लेंगे और यदि वो योग्य पाए गए तो उनका नाम वोटर लिस्ट में डाला जाएगा और वो लोकसभा चुनाव में वोट कर सकते हैं। सर, बैलेट पेपर का भी ऑप्शन आपने रखा है, वो किन के लिए होगा? बैलेट पेपर इज ओनली पोस्टल बैलेट पेपर। तो जो व्यक्ति 85 वर्ष से अधिक आयु के हैं या जो मतदाता
स्पेशली विकलांग हैं, उनकी 40% से अधिक उनकी विकलांगता का प्रतिशत है, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। और यदि वो अप्लाई करते हैं तो उनको वोट उनका घर पे डालने के लिए टीम आएगी और उनका वोट घर पे ही डाला जाएगा। सर, चुनाव आयोग की ओर से किस तरह की मतलब जो कोई ग्रीवेंस होती है किसी भी प्रकार की, वो आप तक पहुंचे तो क्या कुछ ऑनलाइन या फिर आपको किस तरीके से वो भेज सकता है? क्योंकि कई बार शिकायतें मिलती हैं कि जो कैंडिडेट होता है वो चुनाव आचार संहिता की उल्लंघना कर रहे हैं, या तमाम ग्रीवेंस होती है, उसको आप तक कैसे पहुंचा पाए और किस तरीके की कार्रवाई जो है वो चुनाव आयोग की रहती है? तो इसके दो उपाय हैं। यदि आपके पास कोई वीडियो है या आप मौके पर मौजूद हैं जहां पर आचार संहिता की उल्लंघना हो रही है, तो आप वीडियो खींचकर, फोटो खींचकर या ऑडियो क्लिप बना के, और सी विजिल एक इलेक्शन कमीशन का ऐप है, उसका अर्थ है कि नागरिक ही सबसे अच्छा विजिलेंस करने वाला व्यक्ति है। हर भारत का नागरिक यदि चुनाव की प्रक्रिया पर नजर रखेगा और ये देखेगा कि कोई चुनाव आचार संहिता की उल्लंघना नहीं हो रही है, तो इससे अच्छी बात क्या होगी फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के लिए। इसके अलावा चुनाव आयोग की वेबसाइट पर एक नेशनल ग्रीवेंसेस रिड्रेसल सिस्टम है, NGRS जिसको हम कहते हैं। यदि आपके पास वीडियो नहीं है, कोई क्लिपिंग नहीं है, तो आप NGRS पर जाकर और अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं। ये दोनों माध्यमों से जो कंप्लेंट दर्ज होंगी, सी विजिल में तो हमारी गारंटी है कि 100 मिनट के अंदर उसका रिड्रेसल होगा। अगर कोई पब्लिक मीटिंग हो रही है और कोई प्रत्याशी वोट मांगते समय गैर कानूनी व्यवहार करता है, धर्म जाति के नाम पर द्वेष पैदा करता है, तो उसकी वीडियो आप बना कर भेजिए। 100 मिनट्स के अंदर हमारी टीम वहां पहुंचेगी और तुरंत कार्रवाई करेगी। तो सर, एक सवाल और मेरा कि इनके खर्चे को लेकर भी कोई क्राइटेरिया रखा गया है कि कितना खर्चा कर सकते हैं और कब से ये जो है लागू होगा? 95 लाख का अमाउंट है पार्लियामेंट इलेक्शन में। अपर एक्सपेंडिचर की लिमिट 95 लाख से, और ये तब से काउंट होगा जब वो अपना नॉमिनेशन फाइल करेगा और उसका नॉमिनेशन एक्सेप्ट होगा, तो उस टाइम से और चुनाव तक 95 लाख का खर्चा वो करना अलाउड है। सर, इस बीच अगर मंत्रिमंडल का विस्तार होता है तो क्या इससे कोई जो जिस तरीके से कोड ऑफ कंडक्ट लग गया है तो इसका कोई असर होगा? ये जो प्रश्न है आपका हाइपोथेटिकल है। अगर आपने प्रश्न में ही बोला अगर मंत्रिमंडल का विस्तार होता है, तो जब उनको विस्तार करना होगा, यदि उनको चुनाव की आचार संहिता का उल्लंघन लगेगा तो हमसे पूछेंगे और हम चुनाव आयोग से पूछ के उचित जवाब देंगे। आखिरी सवाल सर मेरा, इंडिया न्यूज के माध्यम से आप मतदाताओं से क्या अपील करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे सर? मैं मतदाताओं से 2 अपील करना चाहता हूँ। पहला, विजिलेंट बने, विजिलेंट नागरिक बने, और हम आपके बिल्कुल निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने के लिए कटिबद्ध हैं। हमको बताएं, यदि कोई वायलेशन होता है हमको बताएं, हम उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करेंगे। और दूसरा
और ज्यादा महत्वपूर्ण वो ये बिंदु है कि सब नागरिक, सब वोटर अपना वोट डालने अवश्य जाएं। किसी भी कारण से अपने वोट देने के अधिकार को, जो आपको 5 साल में एक बार मिलता है, इस अधिकार को नहीं छोड़ना है, वोट जरूर डालना है। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल, जिनका साफ तौर पर कहना है कि आज तमाम पार्टियों की मीटिंग जो है वो बुलाई गई है और तमाम मुद्दों पर जो है उन्होंने जानकारी जो है वो रखी है। चंडीगढ़ से वीडियो जर्नलिस्ट जतिन के साथ साहिल रुखाया, इंडिया न्यूज। और ये बड़ी खबर चंडीगढ़ से मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल की ओर से बैठक की गई और राजनीतिक दलों के साथ अनुराग अग्रवाल ने ये बैठक की। तो आचार संहिता का पालन करने की अपील भी मुख्य निर्वाचन अधिकारी की ओर से की गई। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने वोटर से खास अपील की है, चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल की ओर से ये अपील की गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं चंडीगढ़ से मुख्य निर्वाचन अधिकारी की ओर से बैठक की गई। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि राजनीतिक दलों के साथ मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने यह बैठक की। तो लोकसभा प्रत्याशी प्रचार के लिए 95 लाख खर्च कर सकते हैं, ये साफ किया गया। और अनुराग अग्रवाल ने कहा नामांकन के बाद 95 लाख प्रचार के लिए खर्च किए जा सकते हैं। आचार संहिता का पालन करने की अपील भी मुख्य निर्वाचन अधिकारी की ओर से की गई। तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने वोटर से भी खास अपील की। तो अनुराग अग्रवाल ने कहा कि चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं चंडीगढ़ से। तो लोकसभा प्रत्याशी प्रचार के लिए 95 लाख खर्च कर सकते हैं, मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल की ओर से यह साफ किया गया। तो आचार संहिता का पालन करने की अपील भी मुख्य निर्वाचन अधिकारी की ओर से की गई। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की चंडीगढ़ से। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने वोटर से भी अपील की और चुनावों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए अपील की। और दिल्ली से बड़ी खबर का रुख करते हैं। बीजेपी कोर ग्रुप की अहम बैठक को लेकर यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शाम करीब 6 बजे बीजेपी की यह बैठक होने जा रही है। हरियाणा समेत कई राज्यों के उम्मीदवारों पर चर्चा होगी। सीएम नायब सिंह सैनी इस मीटिंग में शामिल होंगे। जेपी नड्डा की अध्यक्षता में यह बैठक होने जा रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और आपको यह भी जानकारी दे दें, गृह मंत्री अमित शाह भी इस दौरान इस बैठक में मौजूद रहेंगे। हरियाणा समेत कई राज्यों के उम्मीदवारों पर बीजेपी की इस बैठक में चर्चा होगी। सीएम नायब सिंह सैनी इस बैठक में शिरकत करेंगे और साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में यह बैठक होगी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। बीजेपी कोर ग्रुप की यह अहम बैठक होने जा रही है। शाम करीब 6 बजे ये बैठक होगी। तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी कोर ग्रुप की अहम बैठक होने जा रही है। शाम करीब 6 बजे बीजेपी की यह बैठक होगी। तो हरियाणा समेत कई राज्यों के उम्मीदवारों पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। और साथ ही आपको यह भी जानकारी दे देते हैं, सीएम नायब सैनी इस बैठक में शामिल होंगे और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक में शामिल होंगे। शाम करीब 6 बजे बीजेपी की यह बैठक होने जा रही है। हरियाणा समेत कई राज्यों के उम्मीदवारों पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। सीएम नायब सैनी इस बैठक में शामिल होंगे। तो गुरुग्राम से अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। बीजेपी कार्यालय गुरु कमल में बैठक को लेकर बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह मीटिंग कर रहे हैं। लोकसभा प्रत्याशी बनने के बाद पहली बैठक है ये और बीजेपी पदाधिकारी समेत तमाम कार्यकर्ता इस बैठक में मौजूद हैं। चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश इस बैठक में दिए जा रहे हैं। कार्यकर्ताओं संग ये बैठक हो रही है और काफी अहम इस बैठक को माना जा रहा है। चुनाव को लेकर ये बैठक काफी अहम है। तो कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश इस दौरान दिए जा रहे हैं। गुरुग्राम से ये बड़ी खबर। बीजेपी कार्यालय गुरु कमल में ये बैठक लगातार जारी है। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ये मीटिंग कर रहे हैं। करनाल के घरौंदा में कल बीजेपी का कैंपेन है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और पूर्व सीएम मनोहर लाल रैली को संबोधित करेंगे। रैली की तैयारियों को लेकर सांसद संजय भाटिया और विधायक हरविंदर कल्याण ने इंडिया न्यूज हरियाणा से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल करनाल लोकसभा से भाजपा के प्रत्याशी हैं। ऐसे में
आगामी 19 मार्च को वो अपने इलेक्शन कैंपेन की शुरुआत करने जा रहे हैं। इसी कार्यक्रम को तैयारियों को लेकर भाजपा के जो नेता हैं उनके बीच अहम बैठक हुई थी। हमारे साथ सांसद संजय भाटिया हैं, उनसे बात कर लेते हैं। भाटिया साहब, क्या कुछ तैयारियां हैं? मुख्यमंत्री खुद मैदान में आए। हमारे सबके बहुत ही जिनके प्रति कार्यकर्ता जिनसे प्रेरणा भी लेता और जिनके प्रति श्रद्धा रखता है, ऐसे हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी करनाल लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी के रूप में यहाँ पर आए हैं और वो पहली बार मुख्यमंत्री के रूप में, वो पहले अनेकों बार अपने क्षेत्र में आ चुके हैं, लेकिन प्रत्याशी घोषित होने के बाद पहली बार करनाल लोकसभा क्षेत्र में आ रहे हैं। तो पहला कार्यक्रम हमने यहाँ उनके स्वागत का घरोंडा मंडी के अंदर रखा है, जिसकी तैयारियों को देखने के लिए आए पूरे लोकसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता उनका स्वागत करने के लिए यहाँ पर इकट्ठा होंगे। कार्यक्रम है, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी पहुंचेंगे, किस तरह का कार्यक्रम रहेगा? ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे जो अभी नए मुख्यमंत्री बने हैं नायब सैनी जी, वो भी मनोहर लाल जी के साथ रहेंगे और हमारे देश के जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ा राजनीतिक दल, दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। तो बड़ा परिवर्तन किया जा रहा है भाजपा में, नए चेयरमैन की नियुक्ति की जा रही है, पुराने कुछ हटाए गए हैं। क्या ये जो पूरी कवायद है ये लोकसभा चुनाव से जुड़ी? नहीं, ऐसे समय समय पर जब समय पूरा होता है, जिनका टेन्योर पूरा हो जाता है, नए नाम आते हैं, क्योंकि ये चुनाव का समय है इसलिए थोड़ा हाईलाइट हुआ, अदरवाइज तो निरंतर ये प्रक्रिया चलती रहती है। प्रदेश अध्यक्ष को लेकर अभी भी है कि प्रदेश अध्यक्ष तो अब सीएम बन चुके हैं, वो पद कहीं ना कहीं खाली है। नए नामों पर विचार हो रहा है, वो जो भी तय करेगा केंद्रीय नेतृत्व, नए नामों पर विचार चल रहा है। तो विधायक हरविंदर कल्याण हमारे साथ हैं। घरौंडा से जो है इस बार के लोकसभा चुनाव का आगाज बीजेपी कर रही है, कैसे क्या कुछ तैयारियां हैं, किन मुद्दों को लेकर यहाँ से बीजेपी अपनी शुरुआत करेगी? देखिए, हम सबका सौभाग्य है कि माननीय मनोहर लाल जी, जिन्होंने 9.25 साल तक हरियाणा प्रदेश में जिस प्रकार से लोगों की सेवा करने का काम किया, आज पार्टी ने उनको लोकसभा का कैंडिडेट उनको बनाया है और लोकसभा का कैंडिडेट बनने के बाद वो पहली बार उनका करनाल लोकसभा में आगमन होगा 19 तारीख को, और उस दिन एक भव्य रूप से माननीय मनोहर लाल जी का स्वागत सभी मिलकर करेंगे, पूरे क्षेत्र के लोग, सभी कार्यकर्ता। और हमारा सौभाग्य है कि उस दिन हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी और हमारे प्रदेश के नवनियुक्त नए माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी, वो भी इस कार्यक्रम के अंदर रहेंगे। उस कार्यक्रम को लेकर, उसकी तैयारियों को लेकर अभी हमने मंडी का जो है मुआयना किया है और उन सभी व्यवस्थाओं को लेकर अभी यहाँ पर सभी ने, जितने भी प्रमुख कार्यकर्ता हैं, माननीय सांसद संजय भाटिया जी और सभी जिलाध्यक्ष, माननीय हमारे प्रदेश महामंत्री डॉक्टर अर्चना और सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर उसकी योजना बनाई है। क्योंकि केवल 2 दिन का समय मिला है तो सभी व्यवस्थाओं के सब कार्यकर्ता मिलकर काम कर रहे हैं और एक भव्य स्वागत माननीय मनोहर लाल जी का होगा और एक आदर भाव के साथ एक जो सम्मान लोगों के मन से उनके प्रति निकल रहा है, मैं समझता हूं कि 19 तारीख को वो दिखाई भी देगा। तो बिल्कुल देखिए, आगामी 19 मार्च को पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल अपने इलेक्शन कैंपेन की शुरुआत करने जा रहे हैं और इस मौके पर घरौंडा की अनाज मंडी में कार्यक्रम होगा जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल होंगे। एक और जहां प्रयास किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि जो बीते चुनाव में रिकॉर्ड जीत हासिल की थी उसी रिकॉर्ड को कायम रखा जाए। ऐसे में जो 5 विधायक हैं बीजेपी के, उन पर कहीं ना कहीं ये दबाव रहेगा कि उनके क्षेत्र से ज्यादा बीजेपी को वोट हासिल हो। ऐसे में देखने वाली बात यही रहेगी क्या बीजेपी अपने रिकॉर्ड पर कायम रहती है या उसमें कुछ परिवर्तन होता है। करनाल से महेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज हरियाणा। लोकसभा चुनावों के मद्देनजर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर प्रशासनिक तैयारियां भी तेज हो गई हैं और अलग अलग इलाकों में अर्धसैनिक बलों ने पैदल मार्च निकाला है और इसके साथ ही शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई है। कैथल बस स्टैंड परिसर में आचार संहिता का जमकर उल्लंघन हो रहा है। हरियाणा रोडवेज की बसों के ऊपर सरकार से जुड़ी योजनाओं के पोस्टर, बसों पर
चिपके हुए नजर आ रहे हैं। मामला मीडिया के पास पहुंचा तो आनन फानन में रोडवेज के कर्मचारी पोस्टर बैनर, सरकार से जुड़ी हुई योजनाओं के पोस्टर बैनर फाड़ते हुए नजर आए। वहीं कैथल बस स्टैंड में दूसरे डिपो से आ रही बसों के ऊपर भी इसी प्रकार के पोस्टर बैनर चिपके हुए नजर आए। हरियाणा राज्य परिवहन कार्य प्रबंधक कैथल राजबीर ने जानकारी देते हुए बताया कि जैसे ही आचार संहिता लागू हो गई उसके बाद हमने रोडवेज कर्मचारियों को आदेश दिए कि किसी भी बस पर सरकार से जुड़ी हुई योजनाओं के पोस्टर बैनर नहीं होने चाहिए। वर्कशॉप में जितने भी कर्मचारी हैं पोस्टर और बैनर उतारने पर लग गए। संहिता लागू हुई है, उसके बाद हमने सभी कर्मचारियों को आदेश दे दिए हैं भी किसी भी तरह का सरकारी विज्ञापन किसी भी बस पे नहीं लगा होना चाहिए और जो भी होगा सभी को उतारा जा रहा है और आचार संहिता का पूर्ण पालन किया जाएगा और किसी भी तरह का उल्लंघन नहीं होने दिया जाएगा। सभी कर्मचारी, आपने देखा होगा वर्कशॉप में है, सभी कर्मचारी सिर्फ इसी काम पे लगा रखे हैं ताकि किसी भी तरह का उल्लंघन न हो। बस स्टैंड भी और सभी जगह उतरवाए जाएंगे, हर जगह कर्मचारी लगाए हुए हैं। आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन साफ तौर पर देखने को मिला। कैथल में रोडवेज बसों पर सरकारी योजनाओं के पोस्टर चिपके हुए मिले। रोडवेज बसों से बैनर और पोस्टर नहीं हटाए गए तो सरकार से जुड़ी हुई योजनाओं के बैनर और पोस्टर रोडवेज बसों पर लगे मिले। तो सोनीपत के गांव पास पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त एक कार से भारी मात्रा में नशीला पदार्थ बरामद किया है। गाड़ी में 18 कट्टे के अंदर डोडा पोस्ट भरा हुआ मिला और जानकारी के अनुसार 192 किलो 600 ग्राम नशे की बाजार में कीमत लगभग 12 लाख के आसपास बताई जा रही है। पुलिस ने नशे और अज्ञात गाड़ी को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। गाड़ी पर फर्जी नंबर प्लेट लगा हुआ था और स्थानीय थाना पुलिस गाड़ी के असली मालिक तक पहुंचने की कोशिश में जुटी है। ये 16-17 की रात की बात है। ये अपने गोहाना रोड पे हुल्ला हेड़ी जो फ्लाई हो रहा है, इसके नीचे उतरने के बाद एक्सीडेंटल गाड़ी मिली थी और सूचना आई थी, जिस पर हम पहुंचे थे। एसआई सुनील कुमार वहाँ जाने के बाद पता लगा कि गाड़ी की तलाशी ली और देखा तो गाड़ी में 192 किलो और 600 ग्राम डोडा पोस्ट मिले हमें। गाड़ी का ETO's गाड़ी थी जिसका नंबर था CH01CM0586। लेकिन ये गाड़ी हमने सर्च किया तो ये नंबर नकली है, चंडीगढ़ का नंबर था। तो अब आगे की तफ्तीश जैसी भी होगी हम आपको बता देंगे। और इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा। राम राम।